नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रसाद और आप देख रहे हैं हमारे उभरते सितारे। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कई गुणों के ऊपर। दोस्तों, इस एपिसोड में सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में अगर इरादे नेक हैं तो सफलता में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आज हम उन लोगों से आपको मिलाना चाहते हैं जिनकी सफलता में स्वयं भगवान साथ है, तो डरने की क्या बात है। दोस्तों आइए, आज उन शिव सजनियों से आपको मिलवा रहा हूं जिन्होंने समर्पित कर दिया है विश्व कल्याण के लिए। तो आइए, सबसे पहले इसी कड़ी में मैं आवाज़ दे रहा हूं। तो भावना बहन, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू। आइए भावना बहन, आपका स्वागत है हमारे इस मंच में। जी, थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है जी। वैसे भी आप खुश हैं, आपके खुशनुमा चेहरे देख के हमें भी लग रहा है कुछ तो आपको अच्छा लग रहा है। आइए डॉक्टर भावना बहन, कुछ चर्चा करेंगे आपके साथ, बैठिए प्लीज़। तो डॉक्टर भावना बहन, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे इस शो में आए, हमारे उभरते सितारे में। थैंक यू। आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा जी। और कैसे आना हुआ यहाँ पर? हम यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है, तो उस सिलसिले में हम ट्रेनिंग लेने के लिए खास आए हैं। कैसा लग रहा है ट्रेनिंग में आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी, एक समर्पित जीवन कैसे हमें जीना है आगे फ्यूचर में जाकर, तो उसके लिए पूरी तरीके से हमें यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। छोटी से छोटी बात हमें यहाँ पर सिखाई जा रही है। वाह, वेरी गुड। भावना बहन कहाँ से आई यहाँ पर? मैं बेसिकली राजस्थान से ही हूँ, भिलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी भी जिसे कहते हैं, तो मैं भिलवाड़ा से आई हूँ। और फिलहाल मैं शांति सरोवर हैदराबाद में रिट्रीट सेंटर पर रहती हूँ। अच्छा, शांति सरोवर हैदराबाद में रहती हैं। वाह, सेवा के मैदान पे उतर गए हैं। जी, बहुत बधाई हो आपको इसका। भावना बहन, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? जी, मैंने PhD किया है ह्यूमन डेवलपमेंट से। वाह, PhD ह्यूमन डेवलपमेंट से। और आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर भी रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसके एक्चुअली प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है। बहुत अच्छी बात है। भावना बहन, आपने डॉक्टरी का जो एक अलग फील्ड हो गया, स्पिरिचुअलिटी अलग फील्ड हो गया, आपने PhD भी की है, तो ये प्रेरणा कब और कैसे मिली आपको कि जहाँ से आपको लगा कि मुझे ये भी करना चाहिए और ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा के फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली? वैसे कभी सोचा नहीं था कि PhD करनी है, क्योंकि मैं बहुत स्टूडियस नहीं थी कभी भी। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट ही मैं शुरू से रही हूँ। तो BSc किया, उसके बाद MSc किया, फिर ख्याल आया कि क्यों ना PhD भी की जाए, क्योंकि मैंने मास्टर्स भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट से किया था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, तो सोचा कि आगे PhD भी क्यों ना की जाए। तो मैंने एक साइकोलॉजी का ही एक तरीके से फील्ड रहता है, वैसे एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। तो मेरा साइकोपैथिक टेंडेंसीज को लेकर के और स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी काफ़ी मन था PhD करने का, रिसर्च करने का। तो मैंने फिर जो है PhD में अपना एडमिशन लिया, एग्ज़ाम दिया और अपना PhD कंप्लीट किया। ये तो बहुत मुबारक हो आपको। और अभी एज क्या होगी आपकी? मेरी एज है 29। 29 में आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की है और ब्रह्मा कुमारी की सेवा के फील्ड में आप आगे बढ़ रही हैं, ट्रेनिंग के लिए भी आई हैं, तो निश्चित रूप से बहुत कई प्रकार की प्रतिभाएं आप में होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको क्या क्या अच्छा लगता है? आप? मुझे कुकिंग करना भी बहुत पसंद है, और उसके अलावा जैसे एक होम मेकर का जो काम होता है घर गृहस्थ से संबंधित, जैसे डेकोरेशन है, साफ सफाई, घर को मेंटेन रखना, उसके अलावा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे रिसर्च में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है। इसके अलावा मुझे साइकोलॉजी मेरा बहुत ही जो है इंटरेस्ट का फील्ड है। इसके अलावा मैं गाती भी हूँ। मुझे एक गॉड की ब्लेसिंग है, मैं बचपन से ही बिना सीखे ही गाती हूँ। हालांकि मैंने आगे जाके संगीत विशारद कंप्लीट किया है। और साथ में मुझे रेडियो आर्जिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने रेडियो आर्जिंग एंड एंकरिंग का 1 साल का डिप्लोमा होता है वो भी किया, और रेडियो आर्जिंग किया। और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में भी मैंने पढ़ाई की, 1 साल डिप्लोमा मैंने किया है। और इसके अलावा सिंगिंग में जो है मैं राजस्थानी फोक, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थानी फोक में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। और साथ में ऑर्केस्ट्रा राजस्थानी फोक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, तो खास वो ऑर्केस्ट्रा में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी, और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म भी किया है। तो जो AIU है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, उसकी तरफ से जो है युवा समारोह, यूथ फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज होता है गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो उसमें जोनल, नेशनल्स और इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वनस्थली विद्यापीठ की मैं स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने वनस्थली विद्यापीठ को
इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में भी रिप्रेजेंट किया है, उसके लिए जोनल्स, नेशनल्स और इंटरनेशनल। तो हम लोग वेस्टर्न जोन में पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपस में कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। तो यूथ फेस्टिवल में अलग अलग विधाओं में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। उसमें से मैं इंडियन ग्रुप सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, फोक ऑर्केस्ट्रा, राजस्थान का एक बहुत ही फेमस चिरमी डांस है, तो उसका गाना मैं गाती थी लाइव। अच्छा। और वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग। तो इस प्रकार से मैं इन सारी विधाओं के अंदर जो है पार्टिसिपेट मैंने लगभग 4 साल किया ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। अच्छा। तो जोनल्स, नेशनल्स, फिर इंटरनेशनल। तो कई सारे AIU के सर्टिफिकेट्स और मेडल्स भी जीते हैं, और सार्क कंट्रीज जिसमें हमारे सारे सार्क कंट्रीज जो भी हैं, एशिया के जो भी जी, तो उसके आगे भी मैंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वाह, वेरी गुड, बधाई हो आपको। जी, थैंक यू। ये तो किस प्रकार से आप हमारी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के लिए शान है, बहुत सुंदर, आपके अंदर कई टैलेंट है। तो भावना बहन, हम सुनना चाहेंगे, आपके अंदर इतने सारे टैलेंट है, उसमें से हम कुछ गीत की कुछ गुनगुनाहट आपके मुख से सुनना चाहें, सुनाएंगे? जी ज़रूर। जरूर सुनाइए प्लीज़। मैं बाबा का ही एक सॉन्ग है, उसकी 2 लाइन आपको सुनाऊंगी। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। वाह, क्या बात, कितनी सुंदर आवाज़। मैं तो खो गया था योग में, बहुत अच्छा लगा भावना बहन आपने। और बड़ी, जैसा आपका नाम है वैसे भावना से आप गा भी रही हैं, और यही वजह है कि आपकी भावना सब तक पहुंचेगी ज़रूर, और पहुंच रहा है, मेरे तक भी पहुंच रहा है। दिल से गाती हैं जी, है ना? कई दिमाग से गाते हैं तो वो वाइब्रेशन नहीं आता, पर जब दिल से गाते हैं तो ज़रूर वाइब्रेशन बनता है। तो भावना बहन, आप ब्रह्मा कुमारी इसमें कैसे जुड़ी? जी, बचपन से ही मेरे मन में काफ़ी सारे प्रश्न थे। अगर मैं किसी से पूछती तो शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती कि मेरे प्रश्न क्या हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, या फिर जो मेरे पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स हैं शायद वो हंसते मेरे ऊपर कि कैसे अजीबोगरीब मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। तो मेरे मन में ऐसे प्रश्न आते थे, मैं छोटी सी थी बहुत, तो मैं खो जाती थी ये सोचते हुए कि अभी हम जी रहे हैं, फिर हम मर जाएंगे, फिर हम वापस से हमारा जन्म होगा, फिर हम मर जाएंगे, फिर हम जिएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर जिएंगे, फिर मर जाएंगे। तो ऐसे मैं बहुत डीप में चली जाती थी कि आखिर कब तक होगा ऐसा, कब तक होगा, कब तक होगा। तो ये प्रश्न मुझे बहुत उठता था रह रह के, तो मैं कोने में बैठ के इसी की बहुत डिटेल में चली जाती थी। तो मेरे अंदर ये प्रश्न रहता था। और ऐसे होता है ना, हम लोग कभी गर्मी की छुट्टियां हैं, छत पर सोते हैं, तो आसमान में चांद सितारे देखते देखते मैं खो जाती थी उसमें कि इसके आगे, इसके बियॉन्ड कुछ तो है, कुछ तो है, पर वो क्या है। तो मुझे वो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड बातें करने में भी बहुत इंटरेस्ट आता था। इसके अलावा मेरी एक आदत थी, मैं आईना बहुत देखती थी बचपन में। मेरी मम्मी जॉब करती थी और मैं फिर जब घर पे अकेले होती थी तो मैं बहुत शीशे में देख के अपने आप से बातें करती थी। और मैं गाती भी हूँ तो मैं गाने की भी बहुत प्रैक्टिस करती थी अपने आप को सिंगर समझ करके। नहीं, बहुत अच्छी है, सेल्फ एस्टीम है। तो मैं अपने आप को देखते देखते खो जाती थी उसमें। तो मेरे को प्रश्न आता था कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये मैं हूँ क्या? अच्छा। तो मैं कहती थी नहीं, ये भावना नहीं, जो दिख रहा है ये भावना नहीं है। फिर मैं सोचती थी कि फिर भावना कोई, मतलब सुनने वालों को बड़ा अजीब, शायद थोड़ा अजीब लगेगा ये। तो मेरे मन में बहुत डीप में ये बात आती थी कि फिर ये जो दिख रहा है वो कौन है? नहीं, जो दिख रहा है वो तो मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, तो कोई और कौन हूँ? तो ऐसे में बहुत एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चली जाती थी, जो मैंने आज तक भी शायद अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं किया होगा। ये मेरे अंदर तक ही मैंने रखी है ये बात। ये कब की बात है? ये बहुत मैं छोटी थी, तो बहुत समय तक ऐसा होता था। फिर एक बार मैं स्कूल से आके दोपहर में सोई तो मुझे एक बार एक सपना आया था, जिसमें मैंने देखा कि मेरे स्कूल है, वहाँ एक असेंबली लगी जहाँ पर हमेशा असेंबली हुआ करती थी। तो मेरा जो स्कूल था वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो था उन लोगों का था। माणिक्यलाल वर्मा जी का वो ऑर्गेनाइजेशन था। महिला आश्रम उसका नाम है, भीलवाड़ा में है वो स्कूल आज भी। तो वो दृश्य मेरे आंखों के सामने बार बार आता था। तो मैं क्या देखती थी कि पूरी सभा बैठी है और मेरी शोक सभा है वो। अच्छा।
अच्छा। तो मैं देखती थी कि मैं उसमें जाके बोलती थी कि अरे मैं तो यहाँ हूँ ना, मुझसे सब बात करो, मैं तो ये रही, मैं तो यहाँ हूँ, मुझे देखो। मैं सबसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी बट कोई मुझे देखता ही नहीं। तो मैं इतना परेशान हो जाती थी अंदर ही अंदर कि ये मैं यहाँ हूँ और ये लोग कोई भी मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत वो जो होती है ना कि डेथ के बाद की स्टेज शायद वो होती होगी, मतलब जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है या जिसकी डेथ हो चुकी होती है, तो अब ये नॉलेज में आने के बाद समझ में आता है, बट उस समय वो अवेयरनेस थी नहीं। तो वो फीलिंग क्या होती होगी जो इंसान एक्सप्रेस कर रहा है और लोग समझ नहीं रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी होती थी। तो वो फीलिंग में मैं चली जाती थी कि मुझे आज भी वो चीज याद है। और ऐसे ही मुझे कुछ चीजें, जैसे हम दिन भर में चल रहे हैं या कोई भी रोजमर्रा का कार्य कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऐसे तो मेरे मन में ना एक अलग ही विचार चलता रहता था कि ना जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। अब मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं ना दुनिया है, जमाना है, बदल रहा है, अब बदल क्या रहा है। तो बड़ा अजीब है सुनने में तो शायद। हाँ बराबर है ये। वैसे आम भाषा में कहते हैं कि जमाना खराब है, कोई कहेंगे जमाना में बदलाव आनी चाहिए वगैरह वगैरह। वो तो कई ख्याल है लोगों की, पर जमाना के निर्माण तो खुद से ही होता है ना, जैसा हम सोचते हैं। जी, तो दुनिया और जमाना देखा जाए तो एक अलग एस्पेक्ट है, बट मैं उस फीलिंग को जमाना शब्द कहती थी कि नहीं ना, जमाना बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, कुछ तो परिवर्तन आ रहा है। जैसे आज ही ज्ञान में आके हम देख रहे हैं कि तमो प्रधान, हम जो कह रहे हैं कि ये दुनिया तमो प्रधान हो गई, वाइब्रेशन की हम बात करते हैं, इंट्यूशन की हम बात करते हैं। उस समय तो इतना पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी, मतलब मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में भी मुश्किल से होंगी, तब से मेरे को ऐसे थॉट्स आते थे। तो ऐसे कई सारी अनसुलझी पहेलियां थी और मन में एक वॉइडनेस थी, एक खालीपन था। और मैं कोई बहुत स्पिरिचुअल या बहुत पूजा पाठ करने वाली नहीं थी, बहुत एक औपचारिक रूप से जो घर में सब करते वही मैं करती थी। चंद्रप्रभ जी महाराज की एक किताब में पढ़ती थी। मेरे दादाजी थे, उन्होंने आशा की किरण नाम की एक बुक मुझे दी थी जब मैं 10th या 11th स्टैंडर्ड में थी। उस बुक की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, बट मेरी जो लाइफ में सिचुएशन चल रही होती थी उसका आंसर मुझे सारे उसमें मिलते थे। और वो उतनी जटिल भाषा को कहना चाहिए, मैं समझ जाती थी। तो तब से ही मेरी आध्यात्मिक एक तरीके से यात्रा शुरू हुई। एक सुधांशु जी महाराज का प्रवचन आया करता था, तो बहुत प्रैक्टिकल बात करते थे, वो मंत्र वगैरह और बहुत इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करते थे, बहुत प्रैक्टिकल बातें वो करते थे। एक डॉक्टर निरुमा करके आती थी। तो ऐसे कुछ कुछ लोगों को मैं कुछ सुनने लगी थी, बहुत ज्यादा नहीं, बट मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था कि आखिर क्या है। तो वहीं से ही मेरे अध्यात्म की एक खोज की यात्रा एक तरीके से शुरू हुई। और मन में वो बचपन के प्रश्न तो थे ही। फिर धीरे धीरे घर के ही पास में ब्रह्मा कुमारी इसका आश्रम था, तो शहर में आते जाते कई बार ब्रह्मा कुमारी इसके कई सारे कार्यक्रम आयोजित होते थे। तो उनके जो होर्डिंग्स वगैरह लगते, मैं उसमें उनका पढ़ती थी कि ये लोग कौन होते हैं और ये क्यों सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, इन लोगों का क्या मिशन है, क्या इन लोगों का लाइफस्टाइल है। बस ये रहता था कि दुनिया से कुछ अलग ये लोग कर रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब भगवान के बंदे हैं ये लोग। तो एक दिन ड्रामा अनुसार मेरा भी शायद वो सीन उस दिन आना था, तो मैं अचानक से सेंटर पे गई और जो है वहाँ पर जो बहन थी उन्होंने मुझे 7 डेज का राजयोगा कोर्स और यहाँ पर क्या एम और ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बताया। और इससे पहले टीवी पर ब्रह्मा कुमारी के कुछ प्रोग्राम्स मैंने देखना शुरू किए थे, 2009 से मैं देख रही थी। और मेरी लौकिक सिस्टर है, तो उसने मुझसे पहले यहाँ का राजयोग कोर्स कंप्लीट कर लिया था। तो वो जैसे कोर्स करती थी वो मुझे आके बताई एक दिन, क्योंकि हम दोनों बहनें बहुत क्लोज थे और हर बात बहुत शेयर करते थे। तो हम लोगों का जो एक होता है ना, एक मिलने का एक पॉइंट होता है, वो टेरेस होता था, तो हम छत पे घूम के बहुत बातें करते थे। तो मेरी बहन ने आके बताया कि भावना, पता है तुझे, मेरे को जीवन के सारे आंसर मिल गए, अपन जो खोज रहे थे ना मुझे सब मिल गया वो आंसर। मैंने कहा बता। तो मुझे याद है वो दिन आज भी, शिवरात्रि के बाद का समय, 2011 की वो बात थी। तो जो है उससे पहले ब्रह्मा कुमारीज वाले हमारे कॉलेज में भी आए थे, कुछ कुछ राजयोगा मेडिटेशन के कुछ जो है शिविर वगैरह वो लोग आयोजित करते थे। तो कुछ कुछ ब्रोशर्स और कुछ न्यूज़पेपर्स और कुछ लिटरेचर वो लोग दे के जाते थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब हम लोगों को ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती थी। ऐसे सब तरफ नफरत भरी दुनिया में कोई प्यार की दूध बन के आई है जी। तो मुझे याद है कि वो सनसेट हो रहा था और मेरी बहन जैसे जैसे वो मुझे बातें बता रही थी कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है, हम आत्मा हैं, है ना, परमात्मा इस धरा पर आया हुआ है, पता है हमारा जन्म क्यों हुआ है। तो जैसे जैसे उसने बताया मुझे वैसे वैसे वो बातें मेरे बिल्कुल कहते हैं ना मन पे बिल्कुल छप गई और मेरे मन में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो 7 डेज कोर्स होने के पहले ही मुझे निश्चय बैठ गया था कि हाँ ये वही बातें हैं जिसका जवाब मैं बचपन से ढूंढ रही थी। वाह वाह। तो मुझे वो जवाब मिला और सेंटर पर मेरी बहन
ने कोर्स किया, उसके बाद मैं सेंटर पे गई और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैंने कोर्स किया, क्योंकि जो बहन करके आती थी कोर्स वो सारा मुझे आके बताती थी। तो मेरा बहुत ही जो है चर्निंग चलती थी अंदर ही अंदर, मुझे पता भी नहीं था कि इसको विचार मंथन करना या चर्निंग करना कहते हैं, बहुत सारे। और कभी मेरे मन में क्यों क्या का प्रश्न नहीं आया, मतलब जैसा कहा वैसा हाँ जी निश्चय बैठ गया। क्योंकि मेरे मन में जब मैं थोड़ी बहुत जो भी नाम मात्र की भक्ति करती थी, उसमें भी मेरे मन में कॉन्सेप्ट था कि मतलब होता है ना पूजा की एक प्लेस होती है हमारे घर में, तो सारे देवी देवताओं के चित्र आदि पूछ करके सफाई करके मैं रखती थी और मैं शिवलिंग को बीच में रखती थी। अच्छा। और मेरे माइंड को ये पता था कि ये सब है ना, ये इनके लीडर है, तो मैं उनको हमेशा बीच में बिठाती थी। अच्छा। तो मुझे तो लगता था हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि जो शिव जी है वो तो सबके लीडर है, और इस ज्ञान ने भी इस बात को सपोर्ट किया। तो मेरा निश्चय और भी पक्का हो गया कि सच में परमात्मा इस समय आए हैं हम सब आत्माओं को सच्चा सच्चा ज्ञान देने के लिए। तो तब से ही मैंने 7 डेज कोर्स किया और मेरी इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपके अनुभव इतने सुंदर, और ज्ञान में आने के पहले भी और ज्ञान में आने के बाद का भी जो आपका जो सफ़र है कितना सुंदर है, और बड़े अनुभव बड़े शानदार हैं। मतलब लगता है कि सुनते जाएं, अभी बहुत सारे अनुभव होंगे आपके, ऐसा ही है, और आने वाले समय में बहुत सुंदर अनुभव भी करेंगे। भावना बहन, आप बताएंगे कि इस सफ़र में आपको आने वाले समय में आप क्या बनना चाहते हैं? ऐसा आपको रोल मॉडल हो आपके जीवन में जिसके देख के आपको लगता है कि मुझे उनके जैसा बनना है, या फिर ऐसे तो कई ऐसे होते हैं खुद रोल मॉडल भी बनते हैं, मुझे लगता है कि आप खुद रोल मॉडल हैं आपके जो और पिछले जनरेशन के जो लोग हैं उनके लिए, लेकिन आप अपने आने वाले जीवन के लिए रोल मॉडल के रूप में किसी को देखते हैं? देखिए, अब तक जब तक हमें अपना स्वयं का सत्य परिचय नहीं था, तब तक तो जो होते हैं हमारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस है ना, टेम्परेरी हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे। लेकिन जब पता लगा वैल्यूज़ के बारे में, सत्य के बारे में कि सत्य ज्ञान क्या है, तो वो लोग तो लगते हैं जैसे कि उनकी तो जीवन में हम ये नहीं कह सकते कि वैल्यूज़ नहीं है, बट उनको हम वैल्यूज़ नहीं कह सकते और उनको रोल मॉडल भी हम बना नहीं सकते। तो जब परमात्मा का ही सबसे ऊंचे से ऊंचा ज्ञान मिल गया, तो परमात्मा से ऊपर तो कोई है नहीं, तो आज वही रोल मॉडल है। उसके अलावा हमारी संस्था की जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारी दादियाँ, हमारी दादी जानकी जी, हमारी मनमोहिनी दीदी जी, प्रकाश मणि दादी जी, और हमारी गुलजार दादी जी, बहुत सारी दादियाँ हैं हमारी गुलजार दादियाँ, तो उन लोगों को देख के भी बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। मुझे तो लगता है हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में जितने भी लोग हैं सबके रोल मॉडल तो हमारी दादियाँ है ही, और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था भी अगर इस मुकाम तक पहुँची है तो उसके नींव में हमारी दादियाँ हैं ना, जिसका हम लोग तो फल खा रहे हैं। मेहनत तो लोगों ने किया है ज़रूर, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने स्वयं आप जैसे बहनों को भी सौंपा हुआ है ना। बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कि हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे विश्व में कितने देशों में फैली हुई है ना, पता है जी? कितने देशों में? 166 कंट्रीज, 166 कंट्री लगभग। तो सोचो इतने लाखों भाई बहनें हैं, और ये इस तरह से ये संस्था इस मुकाम तक पहुँची है क्योंकि आप जैसे बहनों ने ही, है ना, शुरुआत से लेकर के, है ना, कई तो ऐसे जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं इतने बच्चे थे, आपसे भी बच्चे थे, और आज वो 104 साल की हो गई जी, है ना। तो ये सफ़र यहाँ तक पहुँची है। और भावना बहन बताएंगे कि अभी आप के अंदर इतनी टैलेंट है, अब हम चाहेंगे कि जो दर्शक जो आपको देख रहे हैं जी, उनके लिए आप संदेश के रूप में क्या देना चाहेंगे? जी, मैं साइंस, क्योंकि मैं मतलब साइकोलॉजी का बैकग्राउंड भी रहा है मेरा, ह्यूमन डेवलपमेंट में मैंने कंसेप्शन से लेके डेथ तक के सारे लाइफ स्टेजेस और ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट है, चाहे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सारे एस्पेक्ट्स को थियोरेटिकली स्टडी किया है। लेकिन वास्तव में ह्यूमन क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, क्योंकि हम ह्यूमन की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ बॉडी की बात करते हैं कि शरीर ने जब तक जन्म लिया और शरीर की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक का सफ़र। लेकिन इस परमात्मा ज्ञान में आने के बाद, ये वंडरफुल नॉलेज मिलने के बाद में, ये सत्य नॉलेज मिलने के बाद में कि वास्तव में ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट की यात्रा तो हमारी यहीं से ही शुरू हुई है। तो मैं इस यात्रा के दौरान आने वाली चीज़ों के बीच में कैसे बैलेंस बनाएं, कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में हम बैलेंस रखें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो है खोते जा रहे हैं। तो अपने आप को विस्तार से सार में कैसे बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ें, इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं हम डॉक्टर भावना बहन से स्पिरिचुअलिटी और साइंस में बैलेंस कैसे रखा जाए। और ये दो ऐसे विषय हैं जो सभी मनुष्य आत्माओं को बहुत ज़रूरी होता है, और ये अगर सीख गए बैलेंस रखना तो निश्चित रूप से सफलता और जीवन में जो खुशी चाहिए वो सब उनको मिलेगा। तो आइए सुनते हैं हम डॉक्टर भावना बहन से।
ओम शांति। जैसा कि फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन ने कहा है कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज़ ब्लाइंड एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज़ लेम। तो इस बात से हम ये समझते हैं कि जैसे एक ब्लाइंड व्यक्ति है और एक व्यक्ति है लेम, जैसा कि साइंस और एक है स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे मान लीजिए उन व्यक्तियों को, दोनों को मिलकर एक रोड क्रॉस करनी है, तो जो व्यक्ति ब्लाइंड है तो उसको दिखाई नहीं देता है, तो जो एक्सीडेंट की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो व्यक्ति लेम है उसके साथ भी सेम यही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है। तो अगर ऐसे में दोनों व्यक्ति, जो एक ब्लाइंड है और एक लेम है, वो दोनों एक दूसरे को सहयोग दें, आपस में कोऑर्डिनेट करके रोड क्रॉस करें, तो जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसको लेम गाइड कर सकता है, और जो लेम, जो चल नहीं सकता, उसको ब्लाइंड व्यक्ति अपने ऊपर बिठा करके भी लेके जा सकता है। तो इससे क्या होगा, दोनों ही व्यक्ति जो है बहुत ही सफलता से, बिना किसी एक्सीडेंट के आराम से रोड क्रॉस कर लेंगे। तो वैसे ही जो ब्लाइंड है वो है साइंस और जो लेम है वो है स्पिरिचुअलिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, साइंस और एक तरफ है स्पिरिचुअलिटी। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का जो आज समय चल रहा है, तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बहुत सारे साधन और सुविधाएं हमें मिल गई हैं, जैसे कि टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है। तो साइंस ने जो भी अपने इक्विपमेंट्स या गैजेट्स हम कह लें निकाले हैं, तो ये बेसिकली हमारा समय और हमारी एनर्जी को सेव करने के लिए निकाले हैं। लेकिन आज हम देखें, क्योंकि हमारे अंदर बैलेंस की कमी है, वैल्यूज़ की भी कमी है, हम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, तो साइंस ने हमें साधन दिए समय और ऊर्जा को बचाने के लिए। और आज हम अगर चेकिंग करें तो सबसे ज़्यादा हमारा एनर्जी और समय किस पर वेस्ट होता है, उन्हीं मोबाइल और टेलीविजन्स, इंटरनेट के ऊपर। तो साइंस ने हमें हमारा काम आसान करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए साधन दिए थे, लेकिन हम मनुष्य उसी में ही उलझ के रह गए। क्यों? क्योंकि उसमें बैलेंस का अभाव था। तो इसके लिए हमें बैलेंस सीखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने ही बनाए हुए साधन, क्योंकि जो साइंस के साधन हैं सारे मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, और हम अपने ही बनाए हुए साधनों में आज उलझ कर सीमित रह गए हैं। तो अब ये बैलेंस हम कहाँ से सीखें? ये बैलेंस सिखाता है हमें स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी हमें बैलेंस करना सिखाता है कि अब साइंस ने हमें साधन तो दे दिए, लेकिन साइंस की जो साधन है उनका उपयोग हमें किस मात्रा में करना है, किस प्रकार से करना है कि वो डिपेंडेंसी नहीं बने हमारी उनके ऊपर, और जो साधन जिस लिए बनाए गए थे हमारा समय बचाएं, हमारी एनर्जी बचाएं और हमारे काम को आसान बनाएं। तो साइंस के साधन तो हमारे पास आज आ गए हैं, लेकिन साइंस के साधनों का हम यूज़ कैसे करें, तो ये हमें अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म से हमें ये पता चल सकता है कि हमें किस मात्रा में, किस प्रकार से सीमित अपनी सिर्फ प्रोग्रेस के लिए और अपने समय और एनर्जी को बचाने के लिए हमें मोबाइल है, चाहे टीवी है, लैपटॉप है, या जो भी गैजेट है हमें यूज़ करना है। तो स्पिरिचुअलिटी से जो बैलेंस आता है हमारी लाइफ में, वो हमको आगे बढ़ाता है, हमारी डिपेंडेंसी नहीं होती है, और हम साधनों को जो है सीमित तौर पे ही प्रयोग करते हैं, और उससे हमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि ये सारे साधन हमें प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस का ये मतलब नहीं होता है कि हम साधनों को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो प्रोग्रेस का मतलब होता है निरंतर आगे बढ़ते रहना, न कि किसी बात में अटक जाना। आज हम देखें, हमारा जीवन तो इंटरनेट की उस जाल में ही पूरी तरीके से हम लोग फंस चुके हैं, और वो जाल भी हमारे ही द्वारा बनाया गया है। तो इसको हम किसी भी रूप में प्रोग्रेस तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब ही होता है निरंतर आगे बढ़ते रहना और किसी भी चीज़ में हम अटके नहीं। तो अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है, मेडिटेशन से हमको एक ऐसी पावर आती है जो हम अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने विचारों को जो है कंट्रोल करके, अपने मन को कंट्रोल करके चला सकते हैं, और हमारे जो है साधनों पे अधीनता नहीं आती है। जो साधन हमने जिस प्रकार से बनाए हैं उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो है कंट्रोल रहता है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस हमें आगे भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अकेला साइंस कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ में अध्यात्म नहीं है। हमारे जीवन में जब तक वैल्यूज़ नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है और साइंस जो है वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। हम जब तक दोनों को साथ में नहीं लेके जाएंगे
तब तक हम चल तो रहे हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। जैसे ट्रेडमिल पर हम भाग तो रहे होते हैं लेकिन हमें अपने लक्ष्य तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वैल्यूज का अभाव है और वो वैल्यूज हमें सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही सिखा सकता है, जो कि हमारी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के अनुसार चलाना सिखाता है। हम मन के गुलाम नहीं बनते हैं बल्कि हम स्वयं के मालिक बनके अपने कर्मेंद्रियों को और सारे साधनों को डिटैच होकर के हम यूज करते हैं, उसमें हमारी डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो उससे जीवन के अंदर न सिर्फ प्रोग्रेस होगी बल्कि मिरेकल्स हो सकते हैं। आइंस्टीन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होकर के गए हैं और उन्होंने अपने एक लेख में लिखा, जब वो अपने मृत्यु के बहुत नज़दीक थे तो किसी ने उनसे पूछा कि अब आपकी मृत्यु आपके सामने है, आपको पता है कि आप बहुत बीमार हैं, अब आप बच नहीं पाएंगे, तो क्या आप अपने जीवन से तो बहुत संतुष्ट होंगे क्योंकि आपने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़े बड़े आविष्कार करके आपने दुनिया को कुछ दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आइंस्टीन ने कहा था कि मैंने बाहर की दुनिया की तो बहुत सारे साधन और बहुत सारे चीज़ें बना दी हैं, लेकिन जो खोजकर्ता मेरे अंदर था वो खोजकर्ता स्वयं की ही खोज करना भूल गया। तो वो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो खुद होकर के गए हैं, जिनका दुनिया में इतना नाम है, उन्होंने भी इस अभाव को महसूस किया कि जब तक हमने स्वयं की ही खोज नहीं की तब तक साइंस के सारे आविष्कार फेल हैं। तो इसीलिए साइंस और अध्यात्म का बैलेंस होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और वास्तव में अगर हमें खोज करनी है तो सबसे पहली खोज हमें स्वयं में उतरना है, स्वयं को एक्सप्लोर करना है, तब हम बाहरी चीज़ों को लेकर के बैलेंस रख करके सफलता से आगे बढ़ सकेंगे। और जहाँ बैलेंस है वहाँ पर मिरेकल्स समाये हुए हैं। ओम शांति। वाह भावना बहन, बहुत सुंदर आपने लेक्चर दिए और बड़े अनुभव युक्त, जो दिल तक पहुँच रहा था। और ये जो बात साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का जो बैलेंस है, वैसे भी कहते हैं ना कि जहाँ पर साइंस पावर ख़त्म हो जाता है वहाँ से साइलेंस पावर शुरू होती है, ऐसा हमने सुना है। और ये बात सत्य है कि कई आज व्यक्ति चांद तक तो पहुंच गया है, खुद तक नहीं पहुंच पाए। चांद तक तो साइंस के शक्ति से पहुंच सकते हैं, लेकिन खुद तक पहुंचने के लिए साइलेंस पावर चाहिए। और बहुत सुंदर आपने बताया। भावना बहन, आप अपने बचपन से लेकर अभी तक आपने इतनी पढ़ाई लिखाई भी की है, PhD की है, ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने के बाद इतने सारे ज्ञान भी आपको है, बहुत बारीकी से आप हमें बता भी रहे हैं। तो ये देखा जाए दुनिया में एक तरफ बहुत DJ साउंड चल रहा है, कई आकर्षण की बहुत सारे वायुमंडल है, फ़ोन के जरिए आप देखें कितने फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम, मतलब ना जाने इतने सारे जो आकर्षण के या लोगों से कम्युनिकेट करने के जो विपरीत दिशा में लोग जा रहे हैं। ऐसे समय पर आपने अपनी लाइफ को इतना सुंदर बैलेंस किया हुआ है और एक स्पिरिचुअलिटी को आधार बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो दुनिया का आकर्षण है, क्योंकि आपने कई बड़े बड़े कंपटीशन में भाग लिए, कई कंट्री के लोग यहाँ इंडिया में आए थे तो उसमें भी आपने इंडिया को प्रेजेंट किया हुआ है। तो ऐसे समय पे जो आकर्षण दुनिया की तरफ इतना जो बढ़ रहा है, आप कैसे बैलेंस करते हैं, क्या सोचते हैं इसके ऊपर? जी, ऐसा है कि मुझे शुरू से ही काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते आए हैं लकीली, तो मतलब पर्याप्त मात्रा में मुझे चांसेस मिले हैं, तो मैं वैसे भी सेटिस्फाइड हूँ। प्लस वो जो दुनिया की जो चकाचौंध कहते हैं ना, जैसे आपने बताया कि एक तरफ DJ है, एक तरफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक तरफ दुनिया के आकर्षण है कि आपको खींचते नहीं हैं, तो मैं सबका अनुभव ले चुकी हूँ। क्योंकि मैंने चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पढ़ाई के अंदर है, चाहे ऑल राउंड एक्टिविटीज़ है, मैंने सभी में पार्टिसिपेट किया। मैं बहुत ही एक्टिव अपने कॉलेज में हुआ करती थी। तो उन सब चीज़ों को करने के बाद में भी खालीपन ही था, वो वॉइडनेस ही थी जो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के आई है। मैं लोगों को लगता है कि हम सन्यासी हैं, शायद सफ़ेद ड्रेस पहन लिया है, हमारे जीवन तो पूरा बेरंग हो गया है। बट मैं कहना चाहूँगी कि वो सारे रंग देखने के बाद मुझे अपनी दुनिया अब रंगीन लगती है। वो दुनिया के सारे सब सुख फीके हैं, चाहे वो नाचना गाना, अगर मन खुश नहीं है तो हम कितना भी गाएं, हम दुनिया की सैर करके आएं, चाहे हम कितना भी पढ़ लें, बहुत अच्छी एक पोजीशन हम ले लें, उसमें भी वो सुख नहीं है जो सुख सत्य में है, क्योंकि हमें सत्य ज्ञान ही मिल गया। तो उसके बाद तो कहते हैं ना कि कुछ पाना बाकी नहीं रहा, जो पाना था सो पा लिया। तो बाहर के आकर्षणों वाली दुनिया को भी मैं जी करके आई हूँ, तो अभी कोई आकर्षण मुझे खींचता नहीं, क्योंकि उनमें भी वो बात है नहीं जो आज
मैं यहाँ देखती हूँ। प्लस ये जो स्किल्स मैंने सीखी हैं, चाहे आरजेइंग है, एंकरिंग है, सिंगिंग का एक मुझे ब्लेसिंग बचपन से ही मिला है, पढ़ाई भी की है पीएचडी तक की, सारी बातें ही की। कई लोग मेरे फ्रेंड्स मित्र संबंधी कहते हैं कि इतना पढ़ाई करने के बाद में आप लोगों को जब ब्रह्मा कुमारी जीवन ही जीना था तो क्यों आपने स्कूल के बाद में वो डिसीजन नहीं लिया, इतना पढ़ने की क्यों जरूरत थी। तो मैं उन सभी को यही कहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी का मतलब ये नहीं है कि सन्यासी हैं, हम लोग कर्म संन्यास नहीं करते हैं, हम न्यासी हैं। न्यासी मतलब ट्रस्टी हैं, कर्म करते हैं लेकिन कर्म की विधि के साथ में बैलेंस करते हुए। हमने कर्मों को करना नहीं छोड़ा है, लेकिन कर्म एक्यूरेट कैसा हो, क्योंकि हम अभी सत्य नॉलेज के आधार पे, क्योंकि एक तो होती है मन मत, हम अपनी मर्जी के प्रमाण सोना खाना घूमना फिरना, जिस दिशा में इच्छा हुई उस दिशा में मुड़ गए, हमें कोई गाइडलाइन नहीं होती है। तो वो तो जानवर भी चलते हैं ना कि जहाँ चाहेंगे वहां बैठ जाएंगे, जहाँ चाहेंगे तब खाएंगे, जहाँ चाहेंगे वहां घूम जाएंगे। और एक होती है परमत, जो हमें हमारे मित्र संबंधी जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं वो देते हैं। तो वो भी एक तरीके से जो है मनमति होती है। अब उन लोगों को हमारे फ्यूचर, हमारी रियल पर्सनालिटी उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो अपने आधार पे हमें अपनी राय, अपनी मत देते हैं। और एक होती है श्रीमत, सबसे ऊंचते ऊंच मत, जिसको हम कहते हैं परमात्मा के बताए हुए डायरेक्शंस। तो हम कर्म करते हैं लेकिन परमात्मा के डायरेक्शंस के अनुसार। तो वो कर्म जो है वो साधारण कर्म नहीं रहता है, और वो कर्म संन्यास भी नहीं किया हमने। हम न्यासी मतलब ट्रस्टी होके कार्य कर रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं तो सारी की सारी, चाहे हम उसको स्किल्स कह लें या जो भी हम टैलेंट्स कह लें, वो सभी में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, क्योंकि यहाँ पर बेहद विश्व की सेवा हो रही है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है हमारा ब्रह्मा कुमारीज का, तो उसमें कई प्रकार के जो है कंट्रीज के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं। कई प्रकार से हम परमात्मा के अवतरण का संदेश दे रहे हैं, चाहे वो गायन के माध्यम से हो, चाहे वो अलग अलग आर्ट्स के माध्यम से हो। तो हम सभी भाई बहन हैं, जो हमारे अंदर स्किल्स हैं उन सभी का प्रयोग उस मैसेज के लिए करें, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो हम वो स्किल्स को भी यूज करते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप तो गाना गाते थे, आपको तो सिंगिंग में करियर। मैं अभी भी गाती हूँ, लेकिन मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं गाती हूँ, लेकिन मैं परमात्मा के प्यार में डूब के परमात्मा के दिए हुए गिफ्ट को सफल करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सभी चीजों का बैलेंस करके मुझे लगता है कि वास्तव में अपने जीवन को मैं अभी सफल कर पा रही हूँ, और इसी को जीना कहते हैं। वाह, क्या बात है। जरूर अच्छा लग रहा है आपके ये जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है और जीने का तरीका है, बहुत सुंदर है। और वैसे भी कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विद्यालय है, जहाँ तक मैंने भी अनुभव किया है, कि दुनिया का कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी, स्कूल, विद्यालय नहीं है जहाँ पर सब कुछ एक्यूरेट सिखाते हो। यहाँ कैसे चलना, बोलना, देखना, खाना पीना, उठना, सोना, हर चीज़, यहाँ तक कि क्या सोचना है हमें, हर कर्म की एक्यूरेसी इतना सुंदर तरीके से दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है। और ये संभव है, स्वयं परमात्मा यहाँ पर पढ़ाते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शक को भी बहुत पसंद आया होगा आपकी बातें। ज़रूर चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे भावना बहन आपसे कि जो आपको देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनके लिए आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जब हम, और विशेष करके जो रिसर्च वर्ग के लोग हैं, कि अगर हमें रिसर्च ही करनी है तो सबसे पहले हम दुनिया के ऑब्जेक्ट्स को, दुनिया के थ्योरीज को लेकर के हम रिसर्च ना करके पहले हम स्वयं पे करें। वो रिसर्च तो हम करें, लेकिन सबसे पहले हम अपने अंदर उतरें, क्योंकि ये जो नॉलेज हमको दी जाती है, जो गॉडली नॉलेज हमको स्वयं परमात्मा से मिल रही है, ये नॉलेज को भी हम एक्सप्लोर करें चाहें तो, क्योंकि ये हम किसी के ऊपर थोपते नहीं है कि यही सही है। क्योंकि रिसर्च करने का मेरा शुरू से ही एक लॉजिकल एप्टीट्यूड रहा है, तो हर चीज में कि अगर ऐसे होता है तो ऐसे क्यों होता है, तो वही चीज मुझे परमात्मा के इतना करीब लेकर के आ गई। तो मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर खोज ही करनी है तो सबसे पहले स्वयं में उतरें और स्वयं की खोज करें। बराबर। और उसके अलावा जब हम खोज करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर कितने सारे खजाने हैं, कितने खजानों से हम भरपूर हैं, जो बाहर में ढूंढ रहे हैं, दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो सब स्वयं की खोज से तो जरूर पूरा वो सारी की सारी चीजें जिनके लिए हम आज तक बाहर भटक रहे थे, जब खुद से बात की तो पता लगा कि वो तो हमारे ही अंदर है। तो एक खोज करता हम हर एक के अंदर है, न सिर्फ जो रिसर्चर जिन्होंने पीएचडी की है या जो वैज्ञानिक है उन्हीं में है, हम हर एक व्यक्ति के अंदर एक रिसर्चर है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें अपने अंदर झांक के, अपने गहराइयों में उतर करके, और वही स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत स्वयं से ही होती है। तो हम स्वयं में उतरे, तब सारी चीजें, सारी वैल्यूज, सारी नॉलेज जो है
उसकी हम डेप्थ में आगे दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे और भी डिवाइन वर्च्यूज़ हैं, डिवाइन वैल्यूज़ हैं, उनको, उन कमी कमज़ोरियों को अपनी जो हम परखेंगे, उनको जांच करके उनको ठीक करने की विधि भी हमें इस राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा सिखाया जाता है, उसके द्वारा हम बहुत सारी शक्तियां, जैसे कि डिसीजन मेकिंग पावर है, पावर टू डिसर्न, तो पावर टू कोऑपरेट, पावर टू विदड्रॉ, ऐसी कई सारी कलाएं हम सीख करके उसको अपने लाइफ में अप्लाई करके हम जो है सच्चे साइंटिस्ट बन सकते हैं। वाह वाह भावना बहन, क्या सुंदर आपने संदेश दिया और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन करके, और बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे उभरते सितारे इस मंच में आए हैं और बहुत सुंदर संदेश अपने जीवन से, अपने अनुभव से आपने दिया है। मुझे पूरा उम्मीद है हमारे सभी दर्शकों को आपके ये वक्तव्य है, आपके जो अनुभव है, आपके विचार है, बहुत पसंद आए होंगे। मेरी शुभकामना आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो भावना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे उभरते सितारे की पूरी टीम की तरफ से। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर संदेश भी दिया। और हम ये चाहते हैं कि आपकी तरह जो भी टैलेंटेड हमारी बहनें हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ में हो चाहे ब्रह्मा कुमारीज़ में नहीं जुड़े हैं, जो आपके सहेलियाँ हैं, जो दोस्त हैं, कांटेक्ट में जो भी होंगे, उनको हमारे मंच तक ज़रूर लाएं और उनके प्रतिभा के माध्यम से देश दुनिया को एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश दें। और वैसे तो आप डॉक्टर हैं, डबल डॉक्टर, आत्मा के भी डॉक्टर और शरीर के भी डॉक्टर, पीएचडी की हुई हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप रोल मॉडल बनकर दुनिया के सामने उभरें और जिस तरह से संसार को ज़रूरत है सुख शांति प्रेम आनंद की, उसकी पूर्ति आप जैसे जो टैलेंटेड हमारी बहनें उनके माध्यम से सबको मिले। यही शुभकामना हमारी, यही दिल की दुआएं आपके लिए। फिर मिलेंगे, ज़रूर आते रहिए इस मंच में और सबको लाते रहिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी आपने सुना भावना बहन से बहुत सुंदर बातें। युवा जगत आज जिस तरह से भौतिकता की अंधी दौड़ में भागे जा रहा है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कुछ पता ही नहीं है। ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारीज़ में हमारी कई बहनें युवा हैं लेकिन सुलझे हुए हैं, आध्यात्मिक शक्ति से सजी हुई है, साइंस पावर भी उनके अंदर है, पढ़ी लिखी भी हैं। और ऐसे समय पर जहाँ पर दुनिया तनाव और अशांति की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में एक शांति दूत बनकर हमारी बहनें आप तक बहुत सुंदर मैसेज देती रही हैं, देती रहेंगी। ज्ञान का अंजन, दृढ़ता का कंगन और सेवा की पायल और पवित्रता की चुनरी ओढ़ करके विश्व के मैदान में निकल पड़ी है और इसी धरा को, भारत भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए आइए इनके इस अभियान में आप भी जुड़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे, देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे, मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे, विश्व के भविष्य हैं, गुणों से जग को संवारे, मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे।